गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेक्शन बी शुरू करने वाले हैं। सेक्शन ए हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो सेक्शन बी आज हम स्टार्ट करेंगे जिसमें सभी क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अच्छे से आप समझ लीजिएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 21। इफ sin a plus b is equal to 1 and cos a minus b is equal to 1, ठीक है, और a plus b 90 डिग्री से छोटा है और 0 डिग्री से क्या है, बड़ा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझना। इसको सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो हमें क्या क्या गिवन है, हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस ए साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना है, 1, क्योंकि साइन ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 1 है। इट इम्प्लाइज दैट, इसका ये मतलब है साइन ए प्लस बी वो किसके इक्वल होगा। देखो ये जो 1 है ये साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है। तो हम इस 1 को क्या बोल सकते हैं, ये साइन 90 है। ये जो 1 है ये क्या है, साइन 90। तो इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इधर क्या है, साइन ए प्लस बी, और राइट हैंड साइड में क्या है, साइन 90। साइन से ये साइन कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आपको काट के नहीं दिखाना है इस तरह से। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट, इसका मीनिंग ये होगा a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 90। तो a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 90। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 लिख दीजिए, ठीक है। अब हमारे पास देखिए साइन ए प्लस बी की वैल्यू 1 गिवन थी, और क्या गिवन था हमें, कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 गिवन था। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ से क्या लिखेंगे, एंड कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना है, वो भी 1 है। अब ये देखो ये जो 1 है, कोस में 1 कितनी डिग्री की वैल्यू होती है, कोस कितनी डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो आपको पता है कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। तो हम क्या लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू, तो इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, कोस 0 भी लिख सकते हैं। इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, कोस 0। अब देखो दोनों साइड में कोस बन चुका है, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आपको ऐसे काट के नहीं दिखाना पेन से, ठीक है। तो इट इम्प्लाइज दैट, कोस से जब कोस कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a माइनस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी, क्लियर। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 90, a माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके a b की वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में पढ़ा था। तो देखो एलिमिनेशन मेथड इसमें यूज कर सकते हैं। उसमें आपने इस तरह की इक्वेशन देखी होंगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक्स वाई की जगह क्या है हमारे पास, ए बी। तो कैसे करेंगे अभी इन दोनों इक्वेशन को सोल्व, तो क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। जब हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो देखो कैसे ऐड करेंगे, प्लस का ए है और यहाँ पर भी प्लस का ए है, तो प्लस का ए और प्लस का ए दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस के 2a हो जाएंगे, 2a, ठीक है। प्लस का बी और ये माइनस का बी, जब प्लस के बी में माइनस के बी को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 0। तो ये तो खत्म हो जाएगा। अब इक्वल के नीचे इक्वल आ गया। अब देखो राइट हैंड साइड में क्या है, 90 और यहाँ पर 0। जब हम 90 में 0 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 90। तो हमने देखिए क्या किया, यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दिया है। जब दोनों को ऐड किया तो हमें क्या मिला, 2a इज इक्वल टू 90। इट इम्प्लाइज दैट,
ठीक है। अगर 2a इज इक्वल टू 90 है तो इसका मतलब क्या होगा, a इज इक्वल टू होगा 90/2। ठीक है, ये 2 अपॉन में चला जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 90 को तो कितना आ जाएगा, ये 45। तो क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर इसलिए a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो a की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। ठीक है, a की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, इस a की वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए की कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, 45 डिग्री। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। वी गेट, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें क्या प्राप्त होगा जब हम इक्वेशन 1 में ए की वैल्यू पुट करेंगे। तो ए के प्लेस पर यहाँ पर हमने पुट कर दिया 45। ठीक है, प्लस देखिए कैलकुलेशन में ये डिग्री विग्री यूज करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे केवल 45 लिखेंगे। और b के प्लेस पर यहाँ पर b रहेगा, इक्वल के नीचे इक्वल आ जाएगा, और ये राइट में क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट इस 45 डिग्री को राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो इधर ये प्लस का है, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो लेफ्ट में बचेगा प्लस का b इज इक्वल टू 90, और 45 इधर आके हो जाएगा -45। ठीक है, तो देयरफॉर को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसलिए b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 90 - 45 कितना बन जाएगा, ये 45 डिग्री। ठीक है, तो a की वैल्यू भी हमारे पास 45 डिग्री आ गई, और b की वैल्यू भी क्या आ गई, 45 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, a की वैल्यू 45 डिग्री और b की वैल्यू भी 45 डिग्री। तो यहाँ पर दोनों जगह हम क्या लिख सकते हैं, आंसर। ठीक है, सबको समझ में आ गया। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड कुछ और इसी टाइप के क्वेश्चन और मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 ऐसे भी पूछा जा सकता था, इफ tan a plus b is equal to √3 and sin a minus b is equal to 1/2 and a plus b is less than equal to 90 and a plus b is greater than equal to 0, a plus b 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, then find the value of a plus b। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिख लीजिएगा इसका सॉल्यूशन। तो देखिए इसमें हमें क्या क्या गिवन है, दो इक्वेशन गिवन है, tan a plus b is equal to √3 एंड sin a minus b is equal to 1/2। इसमें देखिए ये जो कंडीशन वगैरह है आगे ये कुछ देखने की जरूरत नहीं है आपको, बस जो गिवन इक्वेशन वो ले लीजिए। सिंस tan a plus b इज इक्वल टू कितना है, √3। ठीक है, tan a plus b हमारे पास क्या है, √3। इट इम्प्लाइज दैट, तो इसका क्या मतलब होगा, tan, इसका मतलब होगा tan a plus b इज इक्वल टू, अब ये देखिए tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, तो ये √3 tan 60 की वैल्यू होती है। तो ये जो √3 हमें दिख रहा है, तो ये जो √3 है वो क्या है, tan 60 है। तो हम इस √3 के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, tan 60, इसे लिख सकते हैं हम tan 60। ठीक है, अब देखिए दोनों साइड में tan बन चुका है, इधर लेफ्ट में भी tan राइट में भी tan। ठीक है, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आपको वो इस तरह से काट के नहीं दिखाना है। तो इट इम्प्लाइज दैट, तो इसका क्या मीनिंग होगा, अब इस स्टेटमेंट का इसका मीनिंग होगा a plus b इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया, इसे आप लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1। क्लियर, अब देखिए हमें दूसरी इक्वेशन भी गिवन है, sin a minus b इज इक्वल टू 1/2। तो
तो अब इसको लिख लीजिए नेक्स्ट पैराग्राफ में एंड, यहाँ से एंड से हम दूसरा पैराग्राफ शुरू करेंगे। क्या है? साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। क्लियर? इट इम्प्लाइज दैट साइन, देखिए साइन a माइनस बी को एज इट इज लिख लीजिए इज इक्वल टू, अब देखिए 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 को साइन में हम क्या लिखते हैं? तो ये साइन 30 की वैल्यू होती है। 1/2 साइन 30 की वैल्यू होती है ना, तो 1/2 की प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं? साइन 30। तो यहाँ पर 1/2 के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं? साइन 30। अब देखो दोनों साइड में साइन आपको दिख रहा है, इधर भी साइन है, इधर भी साइन है। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? इट इम्प्लाइज दैट, जब साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? a माइनस बी इज इक्वल टू 30। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 लिख दीजिए। तो आपके पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सोल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? देखो वो लिखेंगे यहाँ पर, देखो प्लस ए है, यहाँ पर भी प्लस ए है। जब इन दोनों प्लस ए को ऐड करेंगे, प्लस ए को प्लस ए में ऐड करेंगे तो प्लस का 2a आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो प्लस बी और यहाँ पर माइनस बी, जब प्लस बी में माइनस बी को ऐड करते हैं तो 0 बन जाता है, तो ये तो 0 हो जाएगा। और इक्वल के नीचे, यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पर इक्वल है, तो इक्वल के नीचे तो यहाँ पर इक्वल ही आ जाएगा। अब देखो राइट हैंड साइड में क्या है? 60 और यहाँ पर 30। 60 और 30 को ऐड करेंगे तो 90 बन जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास 2a इज इक्वल टू 90। तो इट इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? a इज इक्वल टू 90 अपॉन 2, ये 2 अपॉन में चला गया। अब 90 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 90 को 2 से डिवाइड करेंगे 45 डिग्री आ जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं हम? देयरफॉर इसलिए a इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 45 डिग्री। क्लियर? अब किसकी वैल्यू और चाहिए? यहाँ पे लिख दीजिए आंसर। अभी एक आंसर हमें और फाइंड करना है, b की वैल्यू। तो b की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? इस a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a in equation 1 we get, इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो क्या होगा? देखो इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे, a के प्लेस पर हमें यहाँ पर क्या पुट करना है? 45 प्लस b इज इक्वल टू, राइट में क्या है? 60। क्लियर? इट इम्प्लाइज दैट इस 45 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस का 45 बन जाएगा, और लेफ्ट में क्या बचेगा? प्लस का b इज इक्वल टू 60, और ये 45 इधर आ गया तो माइनस का 45। देयरफॉर इसलिए b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 60 माइनस 45, 15 डिग्री। तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 ऐसे भी पूछा जा सकता है, इफ कोसेक a प्लस बी इज इक्वल टू 2/√3
एंड sec a माइनस बी इज इक्वल टू 2/√3 एंड a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 90 के और 0 के बीच में लाई करती है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। ठीक है, तो एक बार इस वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करके देखिए। ठीक है, उसके बाद मैं इसको सोल्व कराऊंगा। ठीक है, चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करा देता हूं। आपने जो क्वेश्चन किया है उससे इसका आंसर मैच कर लेना। सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन तो कौन कौन सी इक्वेशन है वो लिख लेते हैं। सिंस 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 फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, कोसेक a प्लस बी इज इक्वल टू 2/√3। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, कोसेक a प्लस बी इज इक्वल टू 2/√3। इट implies that कोसेक a प्लस बी इज इक्वल टू, आप ये देखिए कोसेक में 2/√3 किसकी वैल्यू होती है, कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो ये होती है कोसेक 60 की वैल्यू। कोसेक 60 की वैल्यू क्या होती है, 2/√3। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक 60 डिग्री, क्योंकि 2/√3 क्या होता है, कोसेक 60 होता है। तो 2/√3 के प्लेस पर हम कोसेक 60 भी लिख सकते हैं। आप देखो दोनों साइड में कोसेक है तो कोसेक से कोसेक ये कैंसिल हो जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए दूसरी इक्वेशन, अब सेकंड पैराग्राफ में हम दूसरी इक्वेशन को लिखेंगे, यहाँ पर एंड का यूज करेंगे। एंड और क्या है हमारे पास इक्वेशन, एंड sec a माइनस बी इज इक्वल टू क्या है, 2/√3, वो भी 2/√3 गिवन है। अब देखो इट इम्प्लाइज दैट, ठीक है, देखिए ये जो इम्प्लाइज के साइन है ये एक वर्टिकल लाइन में आपको यूज करने हैं, और ये जो इक्वल के साइन है ये भी आपको वर्टिकल लाइन में ही यूज करने हैं, आगे पीछे नहीं करना है। ठीक है, तो sec a माइनस बी इज इक्वल टू, अब देखो sec में 2/√3 किसका वैल्यू होता है, sec में ये किसका वैल्यू होता है, sec 30 का वैल्यू होता है। sec 30 का वैल्यू क्या होता है, 2/√3। तो हम 2/√3 के प्लेस पर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, sec 30। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों साइड में sec है तो sec से sec कैंसिल हो जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट, तो क्या बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो बचेगा a माइनस बी, इक्वल के नीचे इक्वल, और राइट हैंड साइड में बचेगा ये 30। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। ठीक है, दो इक्वेशन बन गई फिर से, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हमें a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, वही एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, तो जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, वी गेट क्या प्राप्त होगा, देखो क्या प्राप्त होगा देखते हैं, प्लस ए और प्लस ए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस का 2a बन जाएगा, और प्लस बी और माइनस बी दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, जीरो बन जाएगा। जब हम प्लस ए में माइनस बी को ऐड करते हैं तो जीरो बन जाता है, तो ये तो बी तो जीरो हो गया। इक्वल के नीचे यहाँ पर इक्वल लगाइए। अब देखो राइट हैंड साइड में क्या है, प्लस का 60 और इसमें प्लस का 30, दोनों का ऐड करेंगे तो प्लस का 90 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिला, दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद हमें क्या मिला, 2a इज इक्वल टू 90, ये हमें मिला। इट इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 90 बाई, ये 2 अपॉन में जाएगा, 90/2, 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45। देयरफॉर
देयरफॉर का मीनिंग क्या होता है, इसलिए। देयरफॉर ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 45 डिग्री। इसे बॉक्स में बंद कर दो क्योंकि ये हमारा आंसर आ चुका है। एक यहाँ पे लिख दीजिए आंसर। तो एक आंसर तो हमारा आ चुका है, वैल्यू ऑफ ए। अभी हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ बी। तो क्या करेंगे, ए की वैल्यू को इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसे हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए की कौन सी वैल्यू पुट करनी है, 45 डिग्री, इन इक्वेशन 1 वी गेट, ए की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो देखो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ए के प्लेस पर हमने पुट कर दिया 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट ये प्लस का बी यहीं पर रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 60 रहेगा यहाँ पर, और ये 45 जब राइट में जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस के 45। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर, इसलिए b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 माइनस 45, 15 डिग्री। तो ये हमारे पास b की वैल्यू भी आ जाएगी। a की वैल्यू ऑलरेडी हमें आज मिल चुकी थी ऊपर, ये b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 21 का और पार्ट है, ऑप्शनल पार्ट है। तो इसमें हमें क्या करना है, इवेलुएट साइन स्क्वायर 30 इंटू कोस स्क्वायर 45 प्लस 4 टेन स्क्वायर 30 प्लस 1/2 टेन स्क्वायर 90 प्लस 1/8 कोट स्क्वायर 60 की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें इन सभी की टेबल से, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से वैल्यू पुट करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसको चलिए सोल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या होगा। देखिए हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन स्क्वायर 30 इंटू कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 टेन स्क्वायर 30 प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 प्लस 1/8 कोट स्क्वायर 60। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए इक्वल का साइन यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पर आगे स्पेस कम है, तो हम इक्वल का साइन यहाँ से शुरू कर सकते हैं ताकि हमें आगे स्पेस मिल जाए। तो इस पूरे की वैल्यू हमें फाइंड करनी क्या होगी, तो यहाँ पर हमने इक्वल का साइन लगा दिया। तो सबसे पहले हम साइन 30 की वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2 साइन 30 की वैल्यू, और इसका स्क्वायर भी हमें लिखना है, इसका स्क्वायर कर दीजिए इनटू, इसके बाद क्या है, कोस स्क्वायर 40। ठीक है, तो हमें कोस 40 की जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर करना है, कोस 45 की जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर करना है। तो कोस 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, ये होती है कोस 45 की वैल्यू, इसका स्क्वायर कर दीजिए। फिर उसके बाद ये प्लस का साइन यूज करेंगे, उसके बाद ये 4 आ गया। अब 4 के बाद इसमें क्या करना है, टेन 30 का स्क्वायर, टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर 4 के साथ मल्टीप्लाई का साइन यूज करेंगे। तो टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर, टेन 30 का स्क्वायर करना है ना। अब यहाँ पर आ जाइए इस पर, तो प्लस का साइन यूज करो, 1/2 को एज इट इज लिखो इनटू, अब साइन 90 का स्क्वायर करना है, साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1/8 इंटू कोट 60 का हमें स्क्वायर करना है। कोट 60 की वैल्यू क्या होती है, कोट 60 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो हमने सभी की यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है। अब देखो इक्वल के नीचे यहाँ पर इक्वल का साइन लगाइए। 1/2 का स्क्वायर कितना होता है, 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4
इंटू, ये बीच में इंटू है, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर क्या होता है 2। अब यहाँ पर ये प्लस का साइन आ गया, फिर उसके बाद प्लस का 4, फिर इंटू, अब देखो 1/√3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा और √3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 3, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/3 प्लस, अब इस प्लस को यहाँ पे लिखेंगे, फिर 1/2 को लिखेंगे, ठीक है। 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो इंटू 1 प्लस 1/8 इंटू 1/√3 का स्क्वायर क्या होगा 1/3, ठीक है। अब देखो इसमें इक्वल के नीचे यहाँ पर इक्वल लगा दीजिए, 1/4 की और 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 1 1 जा 1, ऊपर तो 1 1 जा 1 और नीचे 4 2 जा 8, ठीक है। अब ये प्लस का साइन यहाँ पे लिख दीजिए। अब देखो 4 की मल्टीप्लाई 1/3 में करेंगे तो 4 1 जा, ऊपर 4 1 जा 4 हो जाएगा और नीचे 3, फिर ये वाला प्लस का साइन यहाँ पे लिखेंगे। 1/2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 1 जा, ऊपर 1 और नीचे 2 आ जाएगा, प्लस का साइन ये वाला यहाँ पे लिखेंगे। अब 1/8 की मल्टीप्लाई 1/3 में करेंगे तो ऊपर 1 1 जा 1 रहेगा और नीचे 8 3 जा 24, ठीक है। अब देखो इन सभी को हमें ऐड करना है, तो कैसे करेंगे, 8 का 3 का 2 का और 24 का एलसीएम हम लिखेंगे। चारों का एलसीएम क्या होता है, ठीक है, एलसीएम वो नंबर होता है जिससे ये चारों नंबर क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसकी टेबल को पढ़ते हैं। जैसे 24 की टेबल पढ़ेंगे, 24 1 जा 24, अब उसे चेक करेंगे क्या 24 8 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, तो इन चारों का जो एलसीएम होगा वो 24 होगा, क्योंकि ये 24 नंबर इन चारों से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो हम इन चारों का एलसीएम क्या ले सकते हैं 24। तो देखो यहाँ पर 24 बनाने के लिए, नीचे 24 बनाने के लिए इसमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 से, तो इसमें क्या करेंगे 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 जा 3 और 3 से नीचे, तो 3 से नीचे करेंगे 24 बन गया। अब देखो यहाँ पर हमें 24 बनाना है, तो 3 में किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 24 बनाने के लिए, बताओ, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 8 से जब हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, 8 4 जा 32 और नीचे 8 3 जा 24। अब यहाँ पर अगर 24 बनाना है तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 12 से, तो 12 से नीचे करेंगे, 12 से ही ऊपर करेंगे, ऊपर बन जाएगा 12 1 जा 12 और नीचे 12 2 जा 24। अब देखिए इसमें तो यहाँ पर ऑलरेडी 24 ही है, तो इसे तो एज इट इज यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखो हमने पहले क्या किया, एलसीएम लिया, एलसीएम से फिर क्या किया, इन चारों के डिनोमिनेटर को हमने यहाँ पर सेम बना दिया। अब जब डिनोमिनेटर सारे सेम हो जाएंगे तो इन चारों में से बस एक को ही हम यहाँ पर लिख सकते हैं 24। तो ऊपर क्या आ जाएगा 3 प्लस 32 प्लस 12 प्लस 1, इक्वल के नीचे यहाँ पर इक्वल लिख दीजिए। अब देखो आप ऊपर इन चारों नंबर को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए 32 और 3 कितना होगा 35, 35 और 10 कितना होगा 45, 45 और 3 कितना हो जाएगा 48 और ये नीचे कितना है 24। अब देखो 24 2 जा कितना होता है 24 2 जा होता है 48, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी ये वैल्यू 2, तो ये 2 किसकी वैल्यू आ जाएगी, पूरे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू क्या होगा 2, तो ये आ जाएगी इसकी वैल्यू 2, आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, एन अम्ब्रेला हैज 8 ribs which are equally spaced as shown in the figure। तो एक अम्ब्रेला है, उस अम्ब्रेला में कितनी रिब्स हैं 8, ये जो होती हैं ये तिल्लियाँ, ये क्या होती हैं रिब्स ऑफ अम्ब्रेला, ठीक है। एज्यूमिंग द अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर। अब आप इस अम्ब्रेला को आप एक फ्लैट सर्कल की तरह आप कंसीडर कर सकते हैं, उसने इस क्वेश्चन में बोला है जब आप इस अम्ब्रेला को एक सर्कल की तरह कंसीडर करेंगे
और इसकी 8 रिब्स को आप देखेंगे तो ये 8 रिब्स क्या दिखाई देंगी आपको, सर्कल की रेडियस। ठीक है, और इन तो क्या बोला इसने, एज्यूमिंग द अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर। तो ये जो रिब्स होंगी, इन रिब्स की जो लेंथ है वो कितनी है, 42 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंजिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। इस अम्ब्रेला की दो कंजिक्यूटिव मतलब दो जो पास पास की रिब्स हैं उनके बीच का एरिया आपको फाइंड करना है। जैसे ये दो रिब्स हैं हमारे पास, इन दोनों रिब्स के, ये दोनों कंजिक्यूटिव रिब्स हैं, तो इन दोनों रिब्स के बीच में ये कितना एरिया है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको मालूम होगा ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं, सेक्टर ऑफ ए सर्कल। ठीक है, तो हमें इसमें यूज करना पड़ेगा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, रेडियस होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ द सेक्टर होना चाहिए। यहाँ पर ये कितना एंगल है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ द सेक्टर। तो सेक्टर का यहाँ पर एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल कितना होता है 360, और ये 360 ये 360 कितने पार्ट में डिवाइड हो चुका है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये टोटल 8 पार्ट में हमने 360 को डिवाइड किया हुआ है। तो एक एक पार्ट को अगर हम देखें वो कितना होगा, तो 360 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये एक पार्ट का हमें एंगल यहाँ पर पता चल जाएगा। तो चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ रिब, लेंथ ऑफ रिब, लेंथ ऑफ रिब, रिब, ये जो अम्ब्रेला की रिब है ये सर्कल की रेडियस की तरह काम करेगी। तो लेंथ ऑफ रिब, इसको हम आर ले सकते हैं, रिब को हम आर ले सकते हैं। लेंथ ऑफ रिब इज इक्वल टू कितना गिवन है हमें, 42 सेंटीमीटर। ठीक है, और देखिए एंगल बिटवीन टू कंजिक्यूटिव रिंग, इन दो रिब्स, दो कंजिक्यूटिव रिब्स के बीच में कितना एंगल है यहाँ पर, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन टू कंजिक्यूटिव रिब्स, इसे हम थीटा ले सकते हैं। थीटा इक्वल के नीचे यहाँ पर इक्वल लगाइए। तो एंगल बिटवीन टू कंजिक्यूटिव रिब्स थीटा इज इक्वल टू कितना है, कैसे पता करेंगे, 360 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, तो कितना आ जाएगा, 8 4 जा 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40, तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। तो देखिए इसमें रिब्स की लेंथ कितनी है, 42, जिसे हम रेडियस आर ले सकते हैं। और एंगल बिटवीन टू कंजिक्यूटिव रिब्स, दो कंजिक्यूटिव रिब्स के बीच में एंगल कितना है, वो 45 डिग्री है। अब हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है, एरिया बिटवीन टू कंजिक्यूटिव रिब्स। तो ये जो एरिया है वो एक सेक्टर है, तो सेक्टर का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लिखिए नाउ एरिया बिटवीन टू कंजिक्यूटिव रिब्स, इक्वल के नीचे इक्वल का साइन लगाइए। एरिया बिटवीन टू कंजिक्यूटिव रिब्स क्या होगा, फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, सेक्टर का फॉर्मूला यूज करेंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। अब इसमें इक्वल के नीचे यहाँ पर इक्वल आ जाएगा, थीटा की वैल्यू हमारे पास 45 गिवन है और 360 को एज इट इज लिख दीजिए, इंटू पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर दीजिए, इंटू आर हमारे पास क्या है 42, तो 42 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसे डिवाइड कर दीजिए, 45 1 जा 45 और 45 8 जा कितना होता है, ये कितना होता है 45, इसको कैसे डिवाइड करेंगे, 45 का डबल तो होता है 90। ठीक है, और 90 का डबल हो जाता है 180,
तो 45 8 जा होगा, 45 8 जा, ठीक है, 45 8 जा 360। तो ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू, अच्छा इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8 और ये 2 से डिवाइड होगा, 2 11 जा 22। तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 1 रहेगा, 1 को तो लिखने की जरूरत नहीं है, 11 इंटू ये 42 का स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, 42 इंटू 42, और नीचे क्या बचेगा, एक तो ये 4 बचेगा और क्या बचेगा, ये 7 बचेगा, ठीक है। अब इसको 7 से 42 को डिवाइड कर सकते हैं, 7 6 जा 42, अब इससे 2 से 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, इक्वल के नीचे यहाँ पर इक्वल आ जाएगा, तो कितना बचेगा, 11 बचेगा और ये 21 बच जाएगा और यहाँ पर ये 3 बच जाएगा, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो देखिए पहले अगर किसी भी मल्टीप्लिकेशन में 11 को आपको मल्टीप्लाई करना तो उसको बाद में करना चाहिए, तो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 21 3 जा कितना होता है, 63 होता है। अब 63 की मल्टीप्लाई आपको 11 में करनी है, तो 63 की मल्टीप्लाई आपको करनी है 11 में, तो इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, 63 में आप 63 को ऐड कर दीजिए, तो क्या होगा 396, तो ये कितना आ जाएगा 693, और यूनिट क्या है हमारे पास, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसका एरिया आ जाएगा हमारे पास, एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स। अगर आपसे ये पूछा जाता है फाइंड द टोटल क्लॉथ, टोटल क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक दिस अम्ब्रेला, इस अम्ब्रेला को बनाने के लिए टोटल क्लॉथ कितना चाहिए, तो टू कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच में जो क्लॉथ यूज होगा वो कितना होगा, 693 सेंटीमीटर स्क्वायर, और टोटल कितने हैं ये पार्ट, 8 पार्ट हैं, तो अगर हम इसमें 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा अम्ब्रेला में जितना भी क्लॉथ यूज हुआ है वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम पूरा अम्ब्रेला का जितना भी इसमें क्लॉथ यूज हुआ है वो भी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लिख दीजिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पैग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। तो देखिए एक हॉर्स है जो एक स्क्वायर शेप का एक क्या है, एक स्क्वायर शेप का फील्ड है, उसके कॉर्नर पर उसे बांध दिया गया है, ठीक है। टाइड टू ए पैग, पैग मीन्स होता है खुंटी, तो एक स्क्वायर शेप का एक क्या है, ग्रास का फील्ड है, उसके कॉर्नर पर एक खुंटी गाड़कर उसमें एक हॉर्स को बांध दिया गया है, ठीक है। क्या बोला, ए स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। तो हमने क्या किया, एक स्क्वायर है उसकी जो साइड है 15 मीटर गिवन है, उसके एक कॉर्नर पर हमने 5 मीटर की रस्सी से एक घोड़े को बांध दिया है, ठीक है, यही है ना। फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। आपको उस एरिया को कैलकुलेट करके फाइंड बताना है जितने एरिया में हॉर्स ग्रेजिंग कर सकता है, चारा खा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम उस फील्ड को यहाँ पर बना लेते हैं। तो देखिए ये हमने एक स्क्वायर शेप का ग्रास फील्ड बना लिया है, इसकी जो साइड हमें गिवन है वो 15 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये जो साइड है इसकी वो 15 मीटर गिवन है, 15 मीटर, और ये भी 15 मीटर गिवन है, ठीक है। ये डायग्राम आपको सॉल्यूशन में भी शो करना पड़ेगा, तो ये जो सॉल्यूशन तब आप इसका लिखें, जब लिखेंगे तो उसमें ये फील्ड आपको बनाना है। अब देखिए ये जो एक ग्रास फील्ड है इसके एक कॉर्नर पर, इस कॉर्नर को ले लेते हैं, एक पैग है, पैग जानते हैं क्या होता है, पैग होती है खुंटी या खुंटा बोल देते हैं। यहाँ पर एक पैग हमने गाड़ा हुआ है, उस पैग से एक 5 मीटर की एक रस्सी है, उससे हमने क्या किया हुआ है, एक घोड़े को बांध दिया है। तो कितनी मीटर की रस्सी है, 5 मीटर, तो यहाँ तक कितना है, ये 5 मीटर की एक रस्सी है, उससे हमने एक घोड़े को बांध दिया है। तो घोड़ा क्या करेगा,
इस एरिया में ही इतने मैक्सिमम इतनी दूर तक ही घास खा सकता है इस फील्ड में, ठीक है। तो इस पार्ट में ही वो ग्रेजिंग कर सकता है, ये जो पार्ट होगा इतना, इस पार्ट में ही वो क्या कर सकता है, ग्रेजिंग, इससे आगे नहीं ग्रेजिंग कर सकता, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस एरिया को कैलकुलेट करना है, ये कितना एरिया है जिसमें हॉर्स ग्रेजिंग कर सकता है, चारा खा सकता है, ठीक है। तो ये आप जानते हैं कैसा शेप है, एक सेक्टर की शेप बन गया है ना, एक सेक्टर बन चुका है, ऐसा ही होता है सेक्टर, ठीक है। अगर हम देखें तो ये पूरा एक इधर एक सर्कल की तरह ऐसे बना सकते हैं, और ये सर्कल का क्या बन जाएगा, एक सेक्टर, सर्कल का एक सेक्टर बन गया है। इस सेक्टर की रेडियस हमें 5 मीटर गिवन है, और यहाँ पर एंगल कितना होगा, देखिए ये दोनों साइड क्या है, परपेंडिकुलर। आपको पता है स्क्वायर में चारों जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, तो यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का होगा। तो ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर का एंगल हमें पता चल जाएगा 90 डिग्री, और इसकी रेडियस हमें मिल जाएगी 5 मीटर। तो हम इसका एरिया आसानी से फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग सेक्टर फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, देखिए, सिंस लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप, जो घोड़े के गले में जो ये रोप बंधा हुआ है उसकी लेंथ कितनी है, 5 मीटर। इसको हम रेडियस कंसीडर कर सकते हैं, रेडियस कितना है, 5 मीटर। तो लेंथ ऑफ रोप जिसे हम रेडियस मानकर चलेंगे इस सेक्टर के लिए, तो कितनी है, 5 मीटर। और क्या है, एंगल ऑफ सेक्टर, इस एंगल ऑफ सेक्टर कितना होगा, ये 90 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ सेक्टर, इस एंगल को हम क्या लिखते हैं, थीटा, इज इक्वल टू कितना है, ये 90 डिग्री। तो हमारे पास एंगल थीटा की वैल्यू भी है और रेडियस आर की वैल्यू भी है, तो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो लिखिए, नाउ एरिया ऑफ फील्ड, इन विच एरिया ऑफ फील्ड का वो एरिया इन विच जिसमें हॉर्स कैन ग्रेज, जिसमें घोड़ा घास खा सकता है, वो कितना होगा, इज इक्वल टू, इक्वल के नीचे इक्वल लगाएंगे, तो वो एरिया कैसे फाइंड करेंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू, क्या होता है फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना, इक्वल के नीचे यहाँ पर इक्वल लिखिए। थीटा की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री है, अपॉन में ये 360 है, इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7, या फिर इसमें देखिए पाई की वैल्यू को आपको रखने की जरूरत नहीं है, पाई को पाई ही रहने दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में भी पाई की वैल्यू दी हुई नहीं है। पाई की वैल्यू हम 22/7 जब पुट करते हैं जब जो रेडियस होती है वो 7 का मल्टीपल होती है, जैसे रेडियस अगर 7 है, 14 है, 21 है, 42 है, तब हम पाई की वैल्यू को 22/7 रख देते हैं, उसमें 7 से 7 कैंसिल हो जाता है। तो अब यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है, तो आर की वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर सकते हो 5 स्क्वायर, इक्वल के नीचे इक्वल आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा कितना होता है 36, तो कितना आएगा ये 1/4 इंटू पाई को पाई लिख दीजिए, इंटू 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है, इज इक्वल टू, इक्वल के नीचे इक्वल, तो ऊपर कितना आ जाएगा 25, 1 जा 25, 25 पाई, और नीचे कितना आ जाएगा ये 4। तो आंसर हम बस इतना ही छोड़ सकते हैं, 25 पाई अपॉन 4 कितना हो गया, 25 पाई अपॉन 4 मीटर स्क्वायर। तो इतने एरिया में हॉर्स ग्रेजिंग कर सकता है, ठीक है। आप यहाँ पे रखना चाहो तो पाई की वैल्यू भी रख सकते हो 22/7 या फिर 3.14, और इतना ही छोड़ना चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23,
फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन kx minus 3y is equal to k minus 2 and 12x minus ky is equal to k has no solution। तो ये दो इक्वेशन हमें गिवन है। इन दोनों इक्वेशन में कंडीशन क्या है? इन दोनों इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। इसका मतलब ये दोनों लाइन कैसी हैं? पैरेलल लाइन है। तो हमें क्या करना है? k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशंस जो हमें दी हुई इक्वेशन है वो क्या क्या है? फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास kx माइनस 3y इज इक्वल टू k माइनस 2 और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है? 12x माइनस ky इज इक्वल टू k। तो ये दो इक्वेशन हमें गिवन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है? हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है और कंडीशन क्या है हमारे पास? इन दोनों इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, दैट इज ये दोनों इक्वेशन क्या है? पैरेलल। तो देखिए अगर दो लाइन पैरेलल होती है तो उसमें क्या होता है? ये देखिए a1 अपॉन a2 का रेशो, b1 अपॉन b2 का रेशो, ये दोनों रेशो तो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। बट जो थर्ड रेशो होता है c1 अपॉन c2 वो क्या होता है? नॉट इक्वल। तो पहले दो रेशो इक्वल होंगे, थर्ड रेशो क्या होगा? डिफरेंट। तो हम पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे? हियर यहाँ पर a1 की वैल्यू तो हमारे पास क्या है? k। a1 क्या होता है? जो x का कोफिशिएंट होता है। और b1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? b1 क्या होता है? y का कोफिशिएंट -3। ठीक है, और c1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? c1 की वैल्यू है हमारे पास k माइनस 2। ठीक है ना? तो a1 b1 c1 ये हमें इक्वेशन 1 से मिल चुके हैं। अब इक्वेशन 2 में हमें क्या लेना है? a2 b2 c2। तो इक्वेशन 2 में देखो a2 इज इक्वल टू, a2 क्या है? 12, कोमा लगा दीजिए। और b2 क्या है हमारे पास? y का कोफिशिएंट देखो माइनस का k। ठीक है, और c2 हमारे पास क्या है? एक बात ध्यान रखना, ये जो देखिए कांस्टेंट टर्म होता है, ये तो a हो गया, ये b हो गया, ये पूरा क्या होगा? c। तो ये जो c है या तो दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए या तो फिर दोनों इक्वेशन में राइट हैंड साइड में होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों में ये राइट हैंड साइड में है तो ठीक है। तो कितना? c2 क्या होगा? k। तो हमने पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 यहाँ पर ये वैल्यू लिख ली है। अब रेशो देखेंगे क्या क्या है। ठीक है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये रेशियो। अब पहले तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पे लिखो सिंस the given equations has no solution, क्योंकि जो दी हुई इक्वेशन है उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए तो फिर क्या होगा? इसलिए तो कंडीशन कौन सी आ जाएगी? इसलिए a1 अपॉन a2 ये जो फर्स्ट रेशियो है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल होगा, लेकिन ये दोनों रेशियो c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, इसका मतलब पहला और दूसरा रेशियो तो इक्वल रहेंगे, थर्ड रेशियो क्या रहेगा? नॉट इक्वल। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हुआ? a1 की वैल्यू हमारे पास k है और a2 की वैल्यू है हमारे पास 12 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू हमारे पास -3 है और b2 की वैल्यू है हमारे पास -k इज नॉट इक्वल टू, आगे c1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? k -2 और c2 की वैल्यू हमारे पास क्या है? k। तो कितने रेशो हैं ये? 1 2 3। इसे हम फर्स्ट रेशो लिख सकते हैं। ठीक है, इसे हम रेशो नंबर सेकंड लिख सकते हैं, इसे हम रेशो नंबर थर्ड लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन रेशो है हमारे पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, अब हमें चाहिए के की वैल्यू। तो पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट और सेकंड रेशो को ले लेते हैं। ठीक है,
तो पहले हम फर्स्ट और सेकंड रेशियो को ले लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो, वी गेट, फर्स्ट और सेकंड रेशियो को ले लीजिए तो हमें क्या मिलेगा, k/12 इज इक्वल टू -3/-k। तो हमने फर्स्ट और सेकंड रेशियो को ले लिया है, तो देखो माइनस से तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, इट इम्प्लाइज दैट k/12 इज इक्वल टू 3/k। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये k² इज इक्वल टू 12×3 = 36। अब हमें k की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा। स्क्वायर कैसे हटेगा, जब हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट करेंगे, तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट कर दीजिए, दोनों साइड का क्या करेंगे, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर लिख दीजिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, वी गेट, दोनों साइड का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए k² का स्क्वायर रूट किया हमने तो k मिला हमें, और 36 का स्क्वायर रूट करेंगे तो +-6 मिलेगा, एक प्लस का 6 मिलेगा और एक माइनस का 6 मिलेगा, तो k की वैल्यू हमें क्या मिली, +6 एंड -6। अब हो सकता है इसमें एक वैल्यू इनवैलिड हो, एक वैल्यू वैलिड हो,